वेलकम टू द बेसिस। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन जस्ट टू गिव एन आइडिया व्हेन डू वी नीड क्वांटम मैकेनिक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटम मैकेनिकल आइडियाज एंड द क्लासिकल मैकेनिकल वंस। ओके, तो थोड़ा बहुत शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मल क्वांटम मैकेनिक्स में चले जाएंगे। फॉर्मल क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग देखेंगे जाके कि मतलब वी विल लर्न क्वांटम मैकेनिक्स, ट्राई टू लर्न क्वांटम मैकेनिक्स बाय डूइंग क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, हम लोग जिससे मतलब मेरा जो अप्रोच रहेगा टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना विल बी बाय explicitly doing the calculations and seeing what happens in which situation, what happens in a situation। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि कि ये भी देखें कि सेम सिचुएशन, अगर कोई सिचुएशन है तो वहाँ पे अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के तरह से हम सोचें तो हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा देन व्हाट वी एक्चुअली सी इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो इससे आपको मतलब एक अप्रिसिएशन आता है कि व्हाई डू वी से दैट कि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अलग है क्लासिकल मैकेनिक्स से एंड दैट वी कैन नॉट डिराइव क्वांटम मैकेनिक्स फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स। The other way around is possible. You can derive, in some sense, classical mechanics from quantum mechanics, but quantum mechanics is as such more fundamental than classical mechanics, and therefore you cannot derive the laws of quantum mechanics. Uh, the You cannot explain the quantum mechanical systems through any of the classical concepts that we have learned. ओके, सो इस इन चीज़ों को हम अप्रिशिएट करने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स। एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन to quantum mechanics, and start let me start with uh, let me start by explaining you uh, what is classical physics essentially. What is classical physics? Now, classical physics, जैसे आप लोग सबको पता है, क्लासिकल फिजिक्स उस वाले फिजिक्स को कहते हैं जो क्वांटम आइडियाज़ जब आए थे, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के आइडियाज़ को जब लोगों ने सोचना शुरू किया, इस तरीके से सोचना शुरू किया, क्वांटम मैकेनिकल आइडियाज़ का जब बर्थ हुआ कह सकते हो, उससे पहले का जो फिजिक्स था उसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, लाइक न्यूटोनियन फिजिक्स। ठीक है, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इस तरह का जो चीज़ ये जो पूरा डोमेन है, ये क्लासिकल फिजिक्स का डोमेन है। यानी कि आप कह सकते हो मोटा मोटी 1900s के पहले का जो फिजिक्स था उसको हम लोग बोल सकते हैं इट वाज ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स दैट वी नो इट एज टुडे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, 1900s के आसपास से थोड़े आइडियाज़ ऐसे निकल के आने लगे। मतलब ऐसे लोगों को एक्सपेरिमेंट्स में भी दिखने लगा, और लोगों में थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में लोगों ने डेवलप किया, एंड देन दे रियलाइज्ड कि कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं इन क्लासिकल मैकेनिक्स। कुछ चीज़ है जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, चाहे हम जितना भी कोशिश कर लें, थ्रू द आइडियाज़ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। एंड the results of experiments like photoelectric effect, the results of experiments like the black body radiation, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को अगर क्लासिकल वे से कोई प्रूव करना चाहे तो ये देखने को मिलता है कि हम नहीं कर सकते उसको, कितना ही कोशिश कर ले, वी ऑलवेज रन इनटू डिफिकल्टीज। ठीक है, तो उसके बाद जैसे situations where let's say a charged particle or light radiation, a photon strikes a free charged particle, let us say an electron। ठीक है, तो उसके बाद जो उन दोनों का स्कैटरिंग होता है, उस स्कैटरिंग फिनोमेना को जब देखते हैं, उसको हम लोग क्वांटम स्कैटरिंग बोलते हैं इन फॉर्मल लैंग्वेज। तो इन फिनोमेनास को जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि वी सी we see the results that are not explainable by by the laws of classical mechanics। तो क्या हुआ, सडनली एक
नए तरह के आइडियाज़ का ज़रूरत पड़ा हमको इन सब चीज़ों को समझने के लिए। तो रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल था, लेकिन हमें रिफाइन क्या करना था उसके लिए, हमारे थ्योरी को रिफाइन करना था। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स की जो थ्योरी को जब रिफाइन किया गया, तो इट टर्न्ड आउट कि उस थ्योरी में सिर्फ छोटा मोटा चेंजेस करके हम उसको ठीक नहीं कर सकते। छोटा मोटा इधर उधर कुछ चेंज कर दें क्लासिकल मैकेनिक्स में, और उससे हम क्वांटम फिनोमेना को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिए, उन सब फिनोमेना को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिए। ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो इट रिक्वायर्ड अ ड्रास्टिक चेंज इन आवर आइडियाज, इन आवर थिंकिंग, टू explain certain phenomena that we discussed now, कि ये कुछ फिनोमेना थे जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे by using any law of classical mechanics or any even modified law of classical mechanics, कुछ भी करके हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। therefore we needed some drastic change in our ideas and thinking। तो वहाँ से जन्म हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का। स्टार्ट हुआ था बेसिकली प्लैंक के आइडिया से। when he मतलब इन एन एड हॉक मैनर, उसको मतलब उनको पता नहीं था कि मतलब जो भी वो हाइपोथेसिस, मतलब जो भी उस टाइम पे वो हाइपोथेसिस दे रहे हैं, वो कितना सच है, उसको खुद भी विश्वास नहीं था बेसिकली अपना हाइपोथेसिस, प्लैंक्स हाइपोथेसिस पे जो उन्होंने दिया था टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। उसको खुद भी मतलब विश्वास नहीं था कि हाँ ऐसा ही होता है। उन्होंने बस एड हॉक वे में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरेटिकल मॉडल दिया बेसिकली। बट ही नेवर रियलाइज्ड कि वो जो मॉडल है वो असल में ही एक एक फंडामेंटल फंडामेंटल क्या बोलते हैं उसको, चेंज ला देगा हमारे थिंकिंग में, हमारे जिस तरह से हम सोचते हैं नेचर को लेकर के, हाउ डू वी सी द वर्किंग्स ऑफ द नेचर। तो हमें धीरे धीरे ये पता चलने लगा जब आइंस्टाइन ने उसी आइडिया को थोड़ा आगे बढ़ा के यूज़ किया टू एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो उससे हमें पता चलने लगा कि इट्स नॉट जस्ट अ मॉडल, इट्स सम सीरियस सीरियस आइडिया, जिसको कि हम लोग को आगे लेके जाना पड़ेगा इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड things certain things which we were not able to understand at those times, ठीक है। तो उसके बाद से ये आइडियाज डेवलप करना शुरू हुआ, and then we finally succeeded basically in arriving at a theory which we now call as quantum mechanics। तो बहुत सारे स्टेजेस से गुजरा है, लेकिन जितने भी स्टेजेस से गुजरा है वो टाइम पीरियड जो था वो बहुत फास्ट निकला है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स जितना जितना जल्दी डेवलप किया है, एंड मतलब जितना जल्दी अपने फाइनल फॉर्म जिस जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, जिस जिस तरह के क्वांटम मैकेनिक्स को, उस फॉर्म तक भी पहुंचने में इनिशिएट होकर जब फाइनल फॉर्म तक पहुंचा 1926 27 28, मतलब डिराक के टाइम तक, जब अपने फाइनल फॉर्म में भी पहुंचा, जिसको हम लोग मोटे तौर पे वही हम लोग अभी भी पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस आया है ऑब्वियसली विद सम मोर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन उसका फर्दर एप्लीकेशंस भी हुआ है कई और चीज़ों में, लेकिन मोर और लेस हम लोग वही उसी चीज़ को अभी भी मतलब पढ़ते हैं। तो इट डिडंट टुक मोर देन यू कैन से 30 इयर्स, बट बहुत ही जल्दी डेवलप हुआ ये साइंस। क्वांटम मैकेनिक्स का साइंस बहुत ही जल्दी डेवलप हुआ है कंपेयर टू अदर थिंग्स लाइक न्यूटोनियन मैकेनिक्स, लाइक मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको बहुत समय लगा हम लोग को समझने में। न्यूटोनियन मैकेनिक्स तक F=ma तक पहुंचने में, या फिर ग्रेविटेशनल लॉ तक पहुंचने में बहुत साल लगा, सेंचुरीज लगा बेसिकली हम लोग को ये सब चीज़ समझने में। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन करके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बहुत पहले से नोन था, पर उसको कंबाइन करके जब ये समझा गया कि these are not two different things, these are not two separate things actually, electricity and magnetism are just two different manifestations of the same फंडामेंटल फोर्स, तो which is called electromagnetic force। तो इस चीज़ को समझने में बहुत टाइम लगा, पर क्वांटम मैकेनिक्स जब स्टार्ट हुआ, अगर आप स्टार्ट से लेकर के कल्मिनेशन पॉइंट तक देखें तो उसका पीरियड बहुत कम था, मतलब 20-30 साल में सब कुछ समझ लिया हमने, 30 साल में, ठीक है। उसके बाद जस्ट उस पर वैल्यू एडिशन होता रहा, पर थ्योरेटिकली हम लोग अभी भी वही पढ़ते हैं जो उस समय जिसका मतलब ऑलरेडी तो 20-30 साल में जो बेसिकली डिस्कवर हुआ।
तो व्हाट हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात ये करना चाहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज दैट ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। उसके लिए सबसे पहले समझने का ज़रूरत है कि व्हाट डू वी डील विथ इन क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम किन चीज़ों से डील करते हैं। तो आपको पता हो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम डील करते हैं किन सब चीज़ों से, जैसे पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब जैसे कोई बॉल है, ठीक है, कोई मतलब कि जैसे रिजिड बॉडी है, कोई रॉड है, ठीक है, कोई बुलेट है, ठीक है, कोई रॉकेट है, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को डील करते हैं, मतलब जिसको हम लोग आँख से देख सकते हैं, ठीक है, जो जो मतलब वी कैन फील, वी कैन टच, वी कैन सी, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ों को मतलब दोज थिंग्स आर वेरी दोज थिंग्स आर नॉट एलियन टू अस, मतलब हम लोग को दिखता है, वो आम जिंदगी में दिखता रहता है, उन सब चीज़ों के साथ हम डील करते हैं in classical mechanics. Not only the realm of particles, but classical mechanics also deals with the realm of something called waves. जैसे कि uh, जैसे कि स्ट्रिंग वेव्स, ठीक है, स्ट्रिंग वेव्स हुआ, वाटर वेव्स हुआ, ठीक है, लाइट एज अ वेव, इवन लाइट एज अ वेव को भी हम क्लासिकल डोमेन में हमने देखा है कि द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज enough to understand how light when it propagates, how light behaves when it propagates। तो उसका बहुत बहुत अच्छे से हम समझ पाते हैं उन चीज़ों को थ्रू द क्लासिकल आइडियाज ओनली। हम आराम से समझ सकते हैं उन सब चीज़ों को। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पार्टिकल्स के साथ भी डील करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम वेव्स के साथ भी डील करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में फिर अलग क्या करते हैं? अलग ये है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पार्टिकल्स के साथ भी डील कर रहे हैं और वेव्स के साथ भी डील कर रहे हैं, पर इन दोनों में एक शार्प डिस्टिंक्शन है, एक शार्प डिस्टिंक्शन मतलब रहता है इन क्लासिकल मैकेनिक्स। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जब भी किसी पार्टिकल को किसी चीज़ को हम बोलते हैं कि ये पार्टिकल है, इसका मतलब हमें पता होता है कि उसका क्या उसका उसमें क्या प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हम उसको पार्टिकल बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका एक पर्टिकुलर लोकेशन होगा, वो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में होगा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका कोई एक पर्टिकुलर स्पीड होगा, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका कुछ पर्टिकुलर स्पीड होगा। तो इस उसका कुछ एक डायमेंशन हो सकता है होगा, ठीक है, कैसा है उसका मतलब शेप है, डायमेंशन जो भी बोलो आप। तो उसका कुछ वॉल्यूम हो सकता है होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों ये सब चीज़ है द प्रॉपर्टीज ऑफ सम द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पार्टिकल। जब भी हम वेव्स की बात करते हैं इन क्लासिकल मैकेनिक्स, तो वेव्स हम किसी चीज़ को अगर वेव बोल रहे हैं तो हमें पता है, हमें हमें पता होता है कि जब हम उसको वेव बोल रहे हैं तो हम क्या, मेरा मतलब क्या है, मतलब वेव बोलने का मतलब क्या है। वेव बोलने का मतलब ये है कि उसमें वो बेसिकली एक नॉन लोकलाइज्ड चीज़ है। नॉन लोकलाइज्ड चीज़ मतलब उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन में हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। एक वेव वाटर वेव है, वाटर वेव क्या है, पूरे अपने अगर मान लो कि एक पॉन्ड में आपने एक पत्थर फेंका जिससे एक वेव निकला, बेसिकली वो वेव क्या है, पूरे सरफेस पे, पूरे पॉन्ड के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि वेव को आप कहीं एक जगह पे लोकलाइज नहीं कर सकते, आप नहीं बोल सकते यहीं पे है ये वेव लोकेटेड। जैसे पार्टिकल को हम बोल सकते, कोई बॉल है, कोई आपके हाथ में कोई छोटा सा टुकड़ा है किसी चीज़ का, अब बोल सकते हो वो यहीं पे है, मेरे हाथ में ही है, ठीक है। तो बट वेव्स को हम इस तरह से लोकलाइज नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम मतलब कि जो 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 जैसे आप कह सकते हो वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली उसको भी आप बहुत अच्छे से वेव के डोमेन में ट्रांसफर नहीं कर सकते फ्रॉम द पार्टिकल डोमेन। तो जो हम बोलते हैं कि पार्टिकल का एक फाइनाइट क्या होगा, मास होगा, वॉल्यूम होगा, जो भी होगा, वेव्स के साथ ऐसा कुछ हम एसोसिएट नहीं करते हैं जनरली। वेव्स के साथ इस तरह की कुछ चीज़ एसोसिएट नहीं करते हैं। इट्स अ नॉन लोकलाइज्ड थिंग। वेव हम जानते हैं कि इट्स अ नॉन लोकलाइज्ड थिंग। और इनमें जो इसका जो प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब अलग है। ये सब दीज प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट देन द प्रॉपर्टीज दैट वी सी इन पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से हम उस किसी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल बोलते हैं, और वेव्स का जो प्रॉपर्टी होता है यानी कि जिसके वजह से हम किसी एंटिटी को वेव बोलते हैं, इन दोनों में एक शार्प डिस्टिंक्शन होता है जो हमें पता है कि हाँ ये होता है। एंड इन दोनों चीज़ों को अलग अलग ही डील करते हैं हम क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर जब हम पार्टिकल्स की बात करेंगे तो हम पार्टिकल्स को जिस तरीके से डील करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, वेव्स को जिस तरीके से डील करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, ये दोनों बिल्कुल अलग है, ठीक है। मतलब हम ऐसा नहीं बोलते हैं कभी भी कि ये जो यहाँ पे जो ये जो पार्टिकल है, ये इस पार्टिकल में कुछ कुछ हमें हमको ऐसा दिख रहा है
कि जो जो मतलब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसा है जिस जिस जो प्रॉपर्टी हम पार्टिकल्स में कभी देखते नहीं है, मतलब ये बेसिकली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं किसी पार्टिकल में ये प्रॉपर्टी हो। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्लासिकल मैकेनिक्स में डील नहीं करते। पर होता क्या है, ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो शार्प डिस्टिंक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स एंड लेट अस से वेव्स, तो ये जो शार्प डिस्टिंक्शन है, ये एक पर्टिकुलर, आप जब लेंथ स्केल में आते हो ना, जब पर्टिकुलर लेंथ स्केल में आते हैं, मतलब कि लेट अस से ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेट अस से नैनोमीटर्स और एंगस्ट्रॉम, ठीक है, बहुत 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 9, इन सब रेंजेस में अगर हम आते हैं लेंथ स्केल में, और एनर्जी वाइज भी थोड़ा छोटे स्केल में अगर आते हैं हम, एनर्जी वाइज भी थोड़े इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स टाइप के स्केल में आते हैं, 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स के ऑर्डर में अगर आ जाते हैं हम, तो उस सिचुएशन में जो हम लोग दिखता होता है, किसी भी एंटिटी का जो प्रॉपर्टी दिखता होता है, वो ऐसा होता है कि हम, मेरे दिमाग में जो क्लासिकल एक फ्रेमवर्क बना हुआ है ना, कि ये प्रॉपर्टीज पार्टिकल का होता है और ये प्रॉपर्टीज वेव का होता है, ये जो हमारे दिमाग में एक इंट्यूशन बना हुआ है पार्टिकल्स को लेकर के और वेव्स को लेकर, ये इंट्यूशन वहाँ पे हमें, मतलब वहाँ पे हमारा मदद नहीं करता, हमारा हेल्प नहीं करता है टू आइडेंटिफाई दैट कि जो जिसकी हम बात कर, जिस एंटिटी की हम बात कर रहे हैं, क्या वो पार्टिकल ही है या वो वेव है। मतलब वो जो डिस्टिंक्शन हमारे दिमाग में है, बिकॉज वी हैव स्टडीड क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो जो इंट्यूशन है, वो इंट्यूशन जो डेवलप किए हैं हम लोग, वो इंट्यूशन काम नहीं आता है वहाँ पे टू डिस्टिंग्विश, टू 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 आइडेंटिफाई वेदर एन एंटिटी इज अ पार्टिकल और अ वेव। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टीज हमको उस लेंथ स्केल में, उस छोटे लेंथ स्केल पे, जब बहुत छोटे में जाके हम देखते हैं किसी फिनोमेना को, और किसी बहुत छोटे एनर्जी स्केल में जाके देखते हैं किसी फिनोमेना को, तो बेसिकली हमें ये दिखता है कि जो प्रॉपर्टीज जो पार्ट, मतलब कि जिस चीज को हम, हो सकता है क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बोलना, मतलब किसी चीज को हम, हो सकता है एज अ, मतलब मेरा बायसनेस है टुवर्ड्स लेट अस से टुवर्ड्स क्लासिकल फिजिक्स, तो हम चाहेंगे कि हम किसी किसी भी एंटिटी को हम या तो पार्टिकल बोल के डिनोट करें या फिर वेव बोल के डिनोट करें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो जो प्रॉपर्टीज हम पार्टिकल में देखते हैं अमूमन तौर पे, वो प्रॉपर्टीज मेरे को उस एंटिटी में दिखना चाहिए, और उसके अलावा कोई और प्रॉपर्टीज जो वेव का है वो नहीं दिखना चाहिए, तभी हम उसको पार्टिकल बोल पाएंगे। लेकिन ऐसा शार्प डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है इन दैट स्केल। तो होता क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज, एक पर्टिकुलर एंटिटी है, उस एंटिटी में कुछ प्रॉपर्टीज जो दिखता है, वो प्रॉपर्टीज दिखता है जो किसी क्लासिकल पार्टिकल में होता है, और कुछ मेरे को वैसा भी प्रॉपर्टीज दिखता है जो एक क्लासिकल वेव में होता है। इसका मतलब ये है कि जो क्लासिकल टर्मिनोलॉजी है पार्टिकल और वेव का, ये दीज आर क्लासिकल टर्मिनोलॉजीज, क्लासिकल टर्म्स, ठीक है। इन टर्म्स को जब हम यूज करते हैं टू डिफाइन और टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी in such short length scale or energy scale, तो we are not successful, we are not successful, we are not simply not successful, कि हम कर नहीं सकते उसको, एक लेबल नहीं लगता किसी एक उतने छोटे स्केल पे जाकर किसी एंटिटी को हम एक लेबल नहीं लगा सकते कि हाँ ये पार्टिकल है या फिर हाँ ये वेव है, ठीक है, ये लेबल काम नहीं करता। तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो कि जो पार्टिकल और वेव है, ये एक क्लासिकल टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, यानी कि क्लासिकली हमको एग्जैक्टली पता है कि हम क्या बोल रहे हैं जब हम एक किसी किसी चीज़ को पार्टिकल बोल रहे हैं। क्लासिकली मेरे को एग्जैक्टली पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या, मेरा क्या मतलब है जब हम किसी चीज़ को वेव बोल रहे हैं। पर जब हम छोटे स्केल पे जाते हैं, छोटे स्केल मतलब लेंथ स्केल हो, एनर्जी स्केल हो, ठीक है, उन सब स्केल्स में जाते हैं, देन इनफैक्ट टाइम स्केल पे भी, तो जब जाते हैं उन छोटे स्केल्स पे जब जाते हैं, देन वी आर नॉट एबल टू एसोसिएट these terms to those entities, to identify those entities, ठीक है। तो फॉल्ट कहाँ है? फॉल्ट यहाँ है कि हम यूज क्या कर रहे हैं, एक क्लासिकल टर्मिनोलॉजी को यूज कर रहे हैं टू डिफाइन और आइडेंटिफाई समथिंग विच इज नॉट बिहेविंग क्लासिकली। समझ में आ रहा है? विच इज नॉट बिहेविंग क्लासिकली, मतलब ये है कि उसके उसके प्रॉपर्टीज, उसका प्रॉपर्टीज ऐसा नहीं है कि या तो वो इससे मैच कर जाए तो वो उससे मैच कर जाए, ये बाइनरी एग्जिस्ट नहीं कर रहा वहाँ पे।
क्लासिकल मैकेनिक्स में जो बाइनरी एग्जिस्ट करता है, 0 और 1 का बाइनरी, पार्टिकल वेव, ठीक है, ये बाइनरी उस डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एंड सिंस इट डज नॉट एग्जिस्ट देयर इन दैट डोमेन, वो बाइनरी एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब भी हम कोशिश करते हैं कि हम किसी क्लासिकल टर्मिनोलॉजी को, क्लासिकल बाइनरी वाले कॉन्सेप्ट को यूज करें हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट डज नॉट बिहेव क्लासिकली, तो फॉल्ट कहाँ पे है? फॉल्ट थ्योरी में नहीं है, फॉल्ट क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं है, फॉल्ट हमारे एक्सट्रपोलेशन में। वी वांट टू एक्सट्रपोलेट an idea, a classical idea, into a domain which does not which does not lie in the domain of classical mechanics. समझ में आ रहा है? मतलब कि हम किसी आइडिया, क्लासिकल आइडिया को एक्सट्रपोलेट करना चाह रहे हैं एक ऐसे डोमेन में, एक ऐसे चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो 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 एंटिटी खुद मतलब does not behave, which is not showing the behavior as per the laws of classical mechanics. तो इसी वजह से फॉल्ट इस चीज में है कि हमें इन दो पार्टिकल्स और वेव्स को, इन टर्म्स को यूज नहीं करना चाहिए टू अंडरस्टैंड सम एंटिटी when we are talking about a domain in which the length scales are very short, the energy scale uh, is very low, and the time scale is also very short. तो उस रेंज में हमको ये इन दो टर्म्स को लेकर के आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि हमें कोई और तरीका, मतलब कोई और वे निकालना पड़ेगा उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनका मतलब नामकरण करने के लिए। तो देयरफॉर हमारे पास जब ये चीज़, जब हमको ये रियलाइज़ हुआ कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ये गलती कर रहे हैं, ठीक है, कि क्लासिकल आइडियाज़ को क्वांटम मैकेनिक्स में ज़बरदस्ती ढकेल के लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जब हमको रियलाइज़ हुआ तब मतलब कि हमें लगा कि व्हाट व्हाट वेयर इज़ द फॉल्ट? द फॉल्ट इज़ नॉट इन द थ्योरी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जहाँ पे वैलिड है, वहाँ पे बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज आपको आंसर्स देगा, बहुत अच्छा प्रोडिक्शंस मिलता है क्लासिकल मैकेनिक्स से। क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज करके लोग मार्स पे पहुंच जा रहे हैं, मार्स पे लैंड कर जा रहे हैं, मून तक पहुंच रहे हैं, स्पेस पे जा रहे हैं, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स इज वेरी वेरी सक्सेसफुल इन सच स्केल्स, ठीक है। तो दिक्कत उसमें नहीं है, द रीजन ऑफ वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, जहाँ पे वो वैलिड है वहाँ पे वो बहुत अच्छा काम करता है, पर जहाँ पे वो वैलिड है ही नहीं, वहाँ पे हम जबरदस्ती उस पर अगर एक्सट्रापोलेट करने की कोशिश करेंगे तो फॉल्ट आएगा, तो दिक्कत आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें एक ऐसा थ्योरी चाहिए जो थ्योरी उस डोमेन में यूजफुल हो। Classical mechanics is not useful in that domain. Therefore, we need a new theory which can deal with systems which are at such scales, such microscopic scales. अब हम इस term का use कर रहे हैं microscopic, and the term that we will use to distinguish between between the things which behave classically and which behave quantum mechanically is just this: macroscopic and microscopic. माइक्रोस्कोपिक जो एंटिटीज होते हैं वो जनरली क्वांटम मैकेनिकल तरीके से बिहेव करते हैं, दैट मीन्स दैट फॉलोज द लॉज दैट वी विल स्टडी इन क्वांटम मैकेनिक्स। और जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जनरली क्वांटम लॉज को ऑब्वियसली फॉलो तो करेंगे, बिकॉज व्हाई टू फॉलो, बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स इज अ मोर फंडामेंटल लॉ, एज वी नो इट, क्वांटम मैकेनिक्स इज अ मोर फंडामेंटल लॉ, जिससे कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स डिराइव कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो तो करेंगे ही, पर हम क्लासिकल मैकेनिक्स भी अगर यूज करते हैं उन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, तो भी कुछ गलत नहीं होगा, तो भी कुछ गलती नहीं होगा उस चीज़ में कि मतलब कि जब क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब पूरे रीजन में वैलिड ही नहीं, मतलब एक आप बोल सकते हो कि क्लासिकल मैकेनिक्स इज नॉट अ फंडामेंटल थ्योरी, आप ऐसा बोल सकते हो कि देन व्हाई डू वी इवन स्टडी क्लासिकल मैकेनिक्स। रीजन ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स जिस डोमेन में काम करता है उस डोमेन में इट कैन गिव यू वेरी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस a lot in a lot easier way than if you want to get the same predictions from quantum mechanics. See, quantum mechanical laws को अगर आप use करो to understand, to let us say explain the trajectory of a
trajectory of a ball, basically let us say ball, a projectile thrown at some angle theta with some initial velocity v, ठीक है। तो उसके ट्रेजेक्टरी को अगर हम पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी जो बनता है उसको क्लासिकल मैकेनिक्स आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो वो जो ट्रेजेक्टरी बनता है उसको अगर एनालाइज करना चाहें, एक्सप्लेन करना चाहें थ्रू द लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो ऐसा नहीं होगा कि हम मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम उसको बिल्कुल भी ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो भी फॉलो करेगा क्वांटम मैकेनिकल लॉज को, पर दैट विल बी मतलब वो बहुत ही मतलब कि अजीब सा बात होगा कि हम उस चीज़ को भी क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, बिकॉज वी कैन ऑलरेडी शो कि क्वांटम मैकेनिक्स अल्टीमेटली boils down to classical mechanics in the region where classical mechanics is valid। तो मैं तो इसीलिए उन चीज़ों को डायरेक्टली हम उन पे क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशंस लगा के हम ये प्रूव करें कि हाँ ये मतलब कि फॉलो करता है क्वांटम मैकेनिक्स, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी ही नहीं है, वाई इट इज़ नीडलेस, ठीक है। हम सीधा सीधा एक जनरल वे में प्रूव कर सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स लीड्स टू क्लासिकल मैकेनिक्स in in a domain where the what classical mechanics is valid as we know it, ठीक है। तो और उस केस में हम हमेशा ही क्लासिकल मैकेनिकल लॉज को यूज कर सकते हैं, न्यूटन्स लॉ को यूज कर सकते हैं हमेशा, तो देयरफॉर इट्स नॉट नीडेड देयर। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, द क्वांटम मैकेनिक्स में वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू थ्योरी which can explain you, which can give you a good explanation about some phenomena in which we see in nature, जिसको हम क्लासिकल मैकेनिकल लॉज से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ओके। तो इसका एक और कोरोलरी क्या हुआ कि क्वांटम मैकेनिक्स सिंस इट्स द मोर फंडामेंटल लॉ देन क्लासिकल मैकेनिक्स, हमने ये देखा कि वी जनरली फेल, मतलब जनरली क्या हमेशा ही फेल टू अंडरस्टैंड the things which are in such a domain by using the laws of classical mechanics, therefore there is no way कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स को थोड़ा बहुत इधर उधर ठीक ठाक करके, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके क्वांटम मैकेनिक्स को ला सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स अपने आप में एक नया थ्योरी है बिल्कुल, तो इसीलिए दिस इज द थ्योरी विच हैज़ टू बी ओरिजिनेटेड इन इटसेल्फ, मतलब कि आपको इनिशिएट करना पड़ेगा थ्योरी को फ्रॉम सम पॉइंट, आपको इनिशिएट करना पड़ेगा विद सम आइडिया, विद सम हाइपोथेसिस, विद सम एक्सियोम, पोस्टुलेट, जो बोलना चाहो बोलो, पर आपको इनिशिएट करना पड़ेगा थ्योरी को। इट इज नॉट डेरिवेबल फ्रॉम एनी ऑफ द क्लासिकल मैकेनिकल लॉज, ठीक है। तो देयरफॉर जो भी हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में देखते हैं वो बिल्कुल ही आपको नया दिखता है, सब कुछ नया दिखता है, क्लासिकल मैकेनिक्स कुछ मेल जोल नहीं होता है कहीं पर भी, ऐसा है नहीं एक्चुअल में देखा जाए तो। अगर आपको ठीक से अगर कंपैरिजन किया जाए तो कई बार क्लासिकल एक्सपेक्टेशंस जो हमें होता है किसी सिस्टम से, जो क्लासिकली जो हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी सिस्टम से, वो चीज़ हमें क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स में भी वो चीज़ देखने को मिलता है इन सम सर्टेन सिचुएशंस। तो हमेशा ऐसा नहीं कि क्वांटम मैकेनिक्स अलग ही रिजल्ट देगा क्लासिकल मैकेनिक्स से, ऐसा कुछ नहीं है, अलग होता है, एंड बिकॉज ये अलग होता है इसीलिए ये इंटरेस्टिंग, ओके। तो this was about the this was about the idea of quantum mechanics, or in the next video we will talk about certain uh, certain formal aspects of quantum mechanics जो आपको जानना चाहिए before starting off with the study of quantum mechanics, okay। So I hope कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आगे आप जब देखोगे ये सीरीज, इफ यू कंटिन्यू टू वॉच दिस सीरीज, यू विल फील कि आपको थोड़ा और अप्रिसिएशन हो रहा है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। तो आई होप टू सी यू इन माय लेटर वीडियोस ऑफ दिस सीरीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।